हेलो टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का एक नया चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है वेक्टर्स। इस चैप्टर का नाम जो है वेक्टर्स के साथ साथ कई बार कई बुक्स में इसका नाम जो है वेक्टर्स ना करके बल्कि दिया होगा मोशन इन अ प्लेन। ये टॉपिक जो है काइनेमेटिक्स का यूनिट जो है आपके सिलेबस के अंदर यूनिट 2 जिसे हम कहेंगे, यूनिट नंबर 2 दैट इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का एक पार्ट है वेक्टर्स, और वेक्टर्स के साथ हमने एक और चैप्टर भी इसी यूनिट के अंदर डिस्कस करना है विच इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ चलते हैं विच इज वेक्टर्स, या फिर इसे हम कह सकते हैं मोशन इन अ प्लेन। तो सबसे पहले बेटा आपको ये बताना है, वी आर टॉकिंग अबाउट द लेक्चर नंबर 01 विच इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, जिसमें हम लोग बेसिक्स कवर करेंगे। वेक्टर्स क्या होते हैं, किस टाइप के वेक्टर्स होते हैं, क्या क्या आप उनके ऊपर जो है फिनोमिनास लगा सकते हो, एडिशन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं कोई भी दो वेक्टर्स की, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की स्केलर्स के साथ या नंबर्स के साथ। ये सारी चीजें हमने पढ़नी है धीरे धीरे करके, तो आराम से आपको समझ में आएगा। आराम से जो है इन चीजों को पढ़ते जाएं, समझते जाएं और साथ साथ जो है अपने नोट्स को बनाते जाएं, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर, ठीक है। जो फिजिक्स होती है, फिजिक्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज वर्ड आपको पता है, कोई भी चीज जब हम मेजर करते हैं, कोई भी क्वांटिटी जो है फिजिक्स के अंदर दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मेरा मास है, ठीक है, मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, वेट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है वो दो तरह की होती है, ठीक है। या तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो सकती हैं, स्केलर, या फिर फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो सकती हैं, वेक्टर। वेरी सिंपल, स्केलर या वेक्टर। अब स्केलर क्या चीज होती है पूछोगे। स्केलर का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसे हम स्केलर कहेंगे। अब वेक्टर किसे कहते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है ही है, क्योंकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, वैल्यू के बिना फिजिकल क्वांटिटी का आएगी। जैसे मास है तो हमें बताना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो 70 है, या इस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो 60 kg है, इस तरीके से। तो यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही, ठीक है, चाहे वो 0 ही हो लेकिन मैग्नीट्यूड तो होगा। अगर किसी भी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाए तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो दो तरह की क्वांटिटीज हैं, एक तो है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी और एक होती है आपके पास स्केलर क्वांटिटी। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल अगर मैं बोलूं, एग्जांपल जैसे वर्क कह लो या एनर्जी कह लो। वर्क या एनर्जी जिसका ऐसा यूनिट क्या यूज करते हैं हम, जूल, ठीक है। तो वर्क या एनर्जी जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब जैसे मान लो आप बोलोगे मैंने 10 जूल का वर्क किया किसी ऑब्जेक्ट को उठा के कहीं पे रखने के लिए। अब मैंने 10 जूल का वर्क किस डायरेक्शन में किया ये थोड़ी बोलते हो, या मैं भाग रही हूं तो मेरी 10 जूल की एनर्जी जो है वो यूज हुई, ठीक है। तो 10 जूल की एनर्जी किस डायरेक्शन में यूज हुई, कभी आप ऐसा बोलोगे, ऐसा कभी भी नहीं बोलोगे। यानी जो वर्क है, एनर्जी है, ये कौन सी क्वांटिटीज होगी, हमारी स्केलर क्वांटिटीज। जैसे आप 9th क्लास में भी पढ़ते थे, एक और सिंपल सी एग्जाम्पल, जैसे डिस्टेंस जो होता है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर में चलते हैं। अब वेक्टर की क्या क्या एग्जांपल्स हैं, वेक्टर के एग्जांपल दो, जैसे वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मान लो ये रोड है, इस रोड पे ये कोई कार चल रही है। अब कार मान लो मैं आपको बोलती हूँ 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रही है, तो अगर मैंने लिखा 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से कार चल रही है, सिर्फ इतना ही मैं बोल रही हूँ, तो इट मीन्स ये क्या है, सिर्फ कार की स्पीड। लेकिन इस स्पीड के साथ अगर आप डायरेक्शन जोड़ दो कि कार 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है ड्यू ईस्ट। ड्यू का मतलब क्या है, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। तो ईस्ट है, इस तरफ ईस्ट, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये डायरेक्शंस बनाते हैं हम, तो इस तरफ आपकी ईस्ट डायरेक्शन है। यानी कार अगर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ड्यू ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है, इसका मतलब कार की जो वेलोसिटी है वो कितनी बन गई, 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। यानी अगर मैंने डायरेक्शन जोड़ी, डायरेक्शन के बिना, यानी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड जो था वो तो मेरे पास क्या था, स्पीड, ठीक है। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड उठाऊं तो इसको तो बोलेंगे कार की स्पीड है। मैग्नीट्यूड के साथ अगर हम डायरेक्शन भी जोड़ दें तो इसका मतलब वो बन गई एक वेक्टर क्वांटिटी जिसका नाम क्या बन गया, वेलोसिटी। ऐसे और एग्जांपल्स ले लो, एक्सेलरेशन, जैसे एक्सेलरेशन जैसे मान लो कोई बॉल है,
मैंने ये मेरा मान लो मेरे हाथ में ये पेन है, इस पेन को ऐसे मैंने पकड़ा और ऐसे नीचे छोड़ दिया, तो नीचे गया। किस एक्सेलरेशन से ये पेन या पेन होल्डर या कोई बॉल किस एक्सेलरेशन से नीचे जाती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी से। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर मैं बोलूं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड। तो यानी ये डायरेक्शन साथ में मैंने स्पेसिफाई कर दी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यानी ये आपके पास क्या बन गई? एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो जब हम किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन जोड़ देते हैं तो वो क्वांटिटी क्या हो जाती है? वेक्टर। और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तो वो क्या क्वांटिटी होती है? दैट विल बी अ स्केलर। ठीक है, तो इतना तो हमें पता लग गया कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। अब आगे चलते हैं। अब हमारा चैप्टर वेक्टर है, तो स्केलर तो हमने पढ़ना नहीं, हमने सारा कुछ चलना है वेक्टर में। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब लिखने का तरीका, वेक्टर को लिखने का तरीका, और कैसे फर्क करेंगे कि किसी भी क्वांटिटी में कैसे फर्क पता लगेगा कि वो स्केलर है कि वेक्टर है। इस टॉपिक का नाम डालेंगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। देखो, जब भी हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो वी रिप्रेजेंट एनी वेक्टर विद सम एरो। ये एरो, ये मैंने एरो बनाया, क्या बनाया है? सम एरो। ठीक है, इस एरो के दो पॉइंट है, एक तो इसका क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट, और एक इसका क्या है? ये पॉइंटिंग वाला हेड। तो ये वाला जो पॉइंट जहां से आपका वेक्टर स्टार्ट होता है इसको हम बोलते हैं टेल, और जहां वेक्टर पॉइंट करता है, जिस तरफ इशारा करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? हेड। तो अगर मैंने कोई वेक्टर बनाया, उस वेक्टर को मैंने कितना बड़ा बनाया, यानी इसकी लेंथ, कितना मैंने वेक्टर को बड़ा बनाया, यानी उसकी लेंथ। द लेंथ ऑफ एनी वेक्टर विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, और जिस तरफ इसका हेड इशारा करता है, यानी हेड जिस तरफ आपका पॉइंट करता है वो आपको क्या देता है? उस वेक्टर की डायरेक्शन। जैसे मान लो एग्जांपल, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है 10 kg का। इस ब्लॉक के ऊपर मैंने फोर्स लगानी है। मैंने आपको बोल दिया कि इस ब्लॉक के ऊपर आप फोर्स लगाओ, कितनी लगाओ? 10 न्यूटन। अब भाई मैंने ये बता दिया ब्लॉक के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाओ, ये नहीं बताया किस डायरेक्शन में लगाओ। तो जब तक डायरेक्शन नहीं पता लगेगी तब तक हम नहीं बता सकते किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। अब हो सकता है कोई पर्सन फोर्स ऐसे लगा दे इस डायरेक्शन में, हो सकता है कोई पर्सन फोर्स ऐसे लगा दे, हो सकता है कोई पर्सन फोर्स ऐसे लगा दे, हो सकता है कोई ऐसे लगा दे, हो सकता है कोई ऐसे, मतलब देयर आर सेवरल डायरेक्शंस ऑफ अप्लाइंग दिस 10 न्यूटन ऑफ फोर्स। जब तक मैं डायरेक्शन क्लियर नहीं करूंगी तब तक मेरी ये क्वांटिटी जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। अब मैं आपको बोलूं फोर्स लगा दो 10 न्यूटन, किस डायरेक्शन में? ड्यू ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन में ये फोर्स लगा दो, तो क्या होगा? जब हम इस 10 kg वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देंगे F विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन, तो क्या होगा? ये ब्लॉक जो है वो चलना स्टार्ट कर देगा इस तरफ, यानी इसका मोशन आ जाएगा इस डायरेक्शन में, किसी न किसी एक्सेलरेशन या किसी वेलोसिटी के साथ ये चलना शुरू कर देगा। यानी किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको लिखने का तरीका क्या होता है? अगर मैंने लिखा F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, तो यानी ये सिर्फ और सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड बोला, लेकिन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम हमेशा जब भी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को लिखते हैं तो उसके ऊपर हमें क्या पॉइंट करना पड़ता है? एक एरो बनाना पड़ता है। तो जब हम किसी भी सिंबल के ऊपर ये एरो बना दें, किसी भी सिंबल के ऊपर अगर हम ये एरो बना दें तो ये हमें क्लियर बता देता है कि वो क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। ठीक है, यानी किसी भी वेक्टर को फिर रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हुआ? किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, मान लो मैं आपको एक लेंथ ही बोलती हूँ कि मान लो लेंथ है मेरे पास, किसी भी चीज की लेंथ है, या मान लो किसी स्केल की लेंथ है, या इस पेन की लेंथ है। मान लो इस पेन की लेंथ की बात करते हैं, इस पेन की लेंथ मान लो 2 मीटर है, ठीक है, या स्पीड या डिस्टेंस कुछ भी ले लो, तो आप कैसे बनाओगे? अगर मान लो कोई भी आपके पास ए वेक्टर है, ठीक है, अगर मैंने सिंपली लिखा ए इज इक्वल टू 2 मीटर यानी उसका मैग्नीट्यूड, जब मैंने ऊपर डाल दिया वेक्टर का निशान तो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो किस डायरेक्शन में है। तो मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 2 मीटर, जैसे मान लो लिख देती हूँ ड्यू वेस्ट। अब मैं डायरेक्शन बदल दूं, ड्यू वेस्ट, इसका मतलब ये ए वेक्टर जिसकी लेंथ 2 मीटर, तो आपने 2 मीटर की लाइन बनाई, यानी ये ए वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड तो 2 मीटर है, और किस डायरेक्शन में ये पॉइंट कर रहा है? वेस्ट डायरेक्शन में, तो एरो इस तरफ आ जाएगा। तो ये आपके पास हो गया रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका। ठीक है,
तो किसी भी वेक्टर ए वेक्टर को अगर आप ऐसे लिखते हो 2 मीटर, तो साथ में आपको क्या स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, उसकी डायरेक्शन। साथ में क्या स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, उसकी डायरेक्शन। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड कैसे, अगर मैं सिंपल a इज इक्वल टू 2 मीटर लिखूं, फिर ये मेरा स्केलर है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ क्या हिस्सा बना, ये हिस्सा मेरा बना मैग्नीट्यूड का। ठीक है, दिस इज ओनली द मैग्नीट्यूड। तो अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना हो, जैसे मान लो ये ए वेक्टर है विच इज 2 मीटर और इसकी डायरेक्शन मैं बोल दूं मान लो ड्यू वेस्ट है, इसके मैग्नीट्यूड को कैसे लिखोगे, ए इज इक्वल टू 2 मीटर, सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, या ए वेक्टर बना के उसको मोड में डाल दो। अगर हम किसी भी वेक्टर को ये दो डंडियों के बीच में डाल दें, यानी इसको बोलते हैं मॉडुलस, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर, और ये मॉडुलस ऑफ द वेक्टर गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये मॉडुलस जो है, यानी ये मोड का निशान हमें क्या देता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड देता है। तो इट विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो ये समझ में आ गया वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना है, मतलब वेक्टर को लिखने का तरीका। तो वेक्टर को लिखने के तरीके में एक तो उसमें टेल होता है, एक उसमें हेड होता है, और जब भी हम किसी वेक्टर को लिखेंगे तो हम डायरेक्ट नहीं लिखते वेक्टर को, बल्कि ऐसे लिखते हैं, जैसे ए वेक्टर, या मान लो ए वेक्टर की वैल्यू मैंने लिखी 10 मीटर, मैंने यहाँ पे डायरेक्शन दे दी ड्यू ईस्ट। इसका मतलब क्या है, ये 10 मीटर उसका मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे, तो सिंपली ए इज इक्वल टू 10 मीटर लिख देंगे, या फिर ए के ऊपर वेक्टर डाल देंगे तो लिख देंगे 10 मीटर मोड के अंदर, यानी ये मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है, 10 मीटर। डायरेक्शन जब साथ में लिखे तो ऊपर कौन सा निशान आएगा, वेक्टर का। समटाइम्स क्या होता है, किसी भी वेक्टर को वेक्टर के ऊपर एरो नहीं डाली होती। समटाइम्स क्या होता है, कोई न्यूमेरिकल या कोई प्रॉब्लम आई, उसमें आपको एरो नहीं दिया, मान लो मैंने ऐसे लिखा a इज इक्वल टू 10 मीटर, एरो नहीं डाला, तो अगर ये a बोल्ड करके आ गया, मतलब अगर ये a जो है वो आपको डार्क मिल गया, तो इसका मतलब इट मीन्स दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ऐसे दिया होगा तो ऐसे लिख देंगे 10 मीटर ड्यू ईस्ट, इसका मतलब क्या है, ये ऐसे डार्क करके मिल गया, इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऐसे लिख देंगे, या फिर किसी वेक्टर को a सिंपली लिखे उसके ऊपर बना देंगे हम एरो। तो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। कैसे हम वेक्टर को लिखते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये वो तरीका है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज टाइप ऑफ द वेक्टर्स। टाइप ऑफ वेक्टर जो है वो दो तरह से कैटेगराइज किया गया है। टाइप ऑफ वेक्टर जो है, सबसे पहले हम बेसिक अगर बात करें, वैसे तो वेक्टर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, अगर हम बेसिकली दो कैटेगरीज बनाएं, मेन जो दो मेन कैटेगरीज है किसी भी वेक्टर की, तो वो आपके पास क्या होते हैं, पहले हेडिंग बना लेते हैं, दैट इज टाइप ऑफ वेक्टर्स। जो दो मेन क्वांटिटीज हैं वो आपके पास क्या होता है, एक होते हैं आपके पास पोलर वेक्टर्स, पोलर, दिस इज आर, ठीक है, एक होते हैं पोलर वेक्टर और दूसरा क्या होते हैं, एक्सियल वेक्टर्स। ये दो मेन कैटेगरीज हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की, पोलर या फिर एक्सियल। ठीक है, अब पोलर वेक्टर क्या होते हैं और एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं समझते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे तो वैसे क्लियर होगा। ए वेक्टर हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोलर वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, ए वेक्टर हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन उस ऑब्जेक्ट के मोशन के अलोंग हो, ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं पोलर। समझ नहीं आया होगा, अभी बताती हूँ। देखो, जैसे मान लो ये रोड है, ठीक, इस रोड के ऊपर ये कोई कार चल रही है, कोई कार चल रही है, मैं बोलती हूँ ये कार चल रही है किस स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये कार चल रही है, और मैं बोलती हूँ ये कार किस डायरेक्शन में चल रही है, ईस्ट में। अगर इस कार का मोशन ईस्ट डायरेक्शन में है, तो क्या पॉसिबल है इसकी वेलोसिटी वेस्ट में हो जाए? इट इज नॉट पॉसिबल। अगर कोई कार आप चला रहे हो और आप उस कार को ईस्ट डायरेक्शन में चला रहे हो, तो उसका सिंपल मतलब है उस कार की वेलोसिटी भी किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में। उस कार की एक्सेलरेशन भी किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में। तो यानी अगर किसी भी वेक्टर का मोशन का डायरेक्शन, मतलब किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन जो है उस ऑब्जेक्ट के मोशन के पैरेलल हो या उसके अलोंग हो, तो ऐसे वेक्टर को पोलर बोलेंगे। जैसे अगर ये गाड़ी है, अब मैं गाड़ी की डायग्राम नहीं बना रही, आई एम डीलिंग विद द फिजिक्स, मैं ड्राइंग टीचर नहीं हूँ, तो हम लोग ड्राइंग्स नहीं करेंगे। हम लोग हमेशा क्या फिजिक्स में तो ऐसे हर ऑब्जेक्ट को पॉइंट बना देते हैं, हर ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करके क्वेश्चंस करते हैं। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको कॉर की ड्राइंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ठीक है ना।
तो अगर मान लो ये कार है, इस कार का मोशन ईस्ट की तरफ है, अब ये कार अगर ईस्ट की तरफ चल रही है तो ऑब्वियसली बात है इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या होगी, ईस्ट की तरफ होगी। तो यानी वेलोसिटी की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड दे रखी है, तो इट इज ऑब्वियस अगर कार ईस्ट की तरफ चल रही है तो इसकी वेलोसिटी भी किस तरफ होगी, ईस्ट की तरफ। तो क्या लिखा, अ वेक्टर, वेक्टर कौन सा, वेलोसिटी, अ वेक्टर हुज डायरेक्शन, जिसकी डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट चल रहा था उसी तरफ डायरेक्शन आ जाए उस वेक्टर की या उस क्वांटिटी की, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, पोलर। तो पोलर समझ में आ गया होगा। तो पोलर की एग्जांपल्स लिखें, तो इसकी एग्जांपल क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ पोलर वेक्टर, या फिर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी आपका एक पोलर वेक्टर है, ठीक है। तो इस तरीके से काफी सारे एग्जांपल, फोर्स ले लो, फोर्स भी आपकी एक पोलर वेक्टर है, एक्सेट्रा, ये सारे पोलर होते हैं। अब एक्सियल समझाती हूँ। एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं, एक तो होते हैं पोलर वेक्टर्स, एक होते हैं एक्सियल। जनरल अगर डिफरेंस देखें तो पोलर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो ट्रांसलेटरी मोशन से डील करते हो, ट्रांसलेटरी, जनरल है ये, कोई एक्सेप्शन भी हो सकती है, ये ट्रांसलेटरी मोशन के साथ डील करते हैं। ट्रांसलेटरी मतलब चलना, जब कोई ऑब्जेक्ट चल के एक जगह से दूसरी जगह जाए, जैसे मान लो मैं ऐसे खड़ी हूँ, अब मान लो मैं भागना शुरू कर दूं, इस डायरेक्शन में भाग रही हूँ तो मेरी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो जब हम चल के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, चल के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दैट मीन्स ट्रांसलेटरी मोशन। और एक्सियल वेक्टर किस तरह के मोशन के साथ डील करते हैं, दे डील विद द रोटेटरी मोशन, ये रोटेटरी मोशन के साथ डील करते हैं। जैसे आपके कमरे में फैन चल रहा होगा, गर्मी के दिन है, पंखा तो चलाया होगा, अब आप अपने कमरे में फैन को देखो, क्या वो फैन एक जगह से दूसरी जगह चल के जा रहा है, नहीं, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं फैन चल रहा है। क्यों, फैन चल रहा है लेकिन उसके पास ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है, बल्कि उसके पास कैसा मोशन है, रोटेटरी मोशन। तो यानी जब वो फैन रोटेट कर रहा है, यानी उस फैन के ब्लेड्स जब रोटेट कर रहे हैं, तो फैन कैसे चलता है, ये फैन का आपके पास क्या होगा, जिस रॉड की हेल्प से उस फैन को आपने हैंग किया होता है, चाहे वॉल से हैंग किया हो, चाहे किसी रॉड की हेल्प से हैंग किया हो, तो ये रॉड है, यहाँ पे आपके पास फैन का वो मिडिल वाला पार्ट है, ठीक है, इसके साथ आपके ये 3 ब्लेड्स लगे हुए हैं, ये, ठीक है। अब जब ये फैन रोटेट करता है तो इसके ब्लेड्स चाहे क्लॉकवाइज घूमे चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमे, कोई भी डायरेक्शन ले लो, या इनिशियली चलो ये डायरेक्शन ले लो, अब फैन के ब्लेड्स ऐसे ऐसे घूम रहे हैं तो इसके पास वेलोसिटी तो होगी। अब यहाँ पे जब रोटेटरी मोशन होता है, जब ट्रांसलेटरी मोशन होता है तो हम नॉर्मल वेलोसिटी बोलते हैं, जब रोटेटरी मोशन होता है तो आपके पास कौन सी वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी। तब आपके पास कौन सी वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी, जिसके लिए सिंबल हम यूज करते हैं ओमेगा। अगर वेलोसिटी ट्रांसलेटरी वाली वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एंगुलर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इसका डायरेक्शन समझाना है। अब एंगुलर वेलोसिटी कैसा वेक्टर है, इट इज एन एक्सियल वेक्टर। एंगुलर वेलोसिटी कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर। क्यों एक्सियल वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका डायरेक्शन, एक्सियल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका जो डायरेक्शन होता है दैट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले मैं डेफिनेशन लिखूं, यानी एनी वेक्टर whose direction is along the axis of rotation of object। अब देखो इस फैन की एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, जब ये फैन के ब्लेड घूमते हैं, अगर फैन के ब्लेड ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज अगर फैन के ब्लेड्स घूम रहे हैं तो आपका थंब ऊपर पॉइंट कर रहा है, मतलब अगर ऐसे फैन के ब्लेड घूम रहे हैं तो थंब ऊपर पॉइंट कर रहा है, और ऐसे घूम रहे हैं तो थंब नीचे पॉइंट कर रहा है। यानी अगर ब्लेड इस तरीके से घूम रहे हैं तो मेरा थंब ऊपर पॉइंट कर रहा है, यानी मेरे एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब देखो जब भी रोटेशनल होता है मोशन, तब हमेशा आपके पास डायरेक्शन किसके अलोंग आती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो और आपके पास वो क्वांटिटी रोटेशन में है, रोटेटरी मोशन की क्वांटिटी है, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन या टॉर्क वगैरह, ऐसी अगर या मोमेंट वगैरह, ऐसी कोई भी अगर आपके पास क्वांटिटी है जिसमें आपके पास रोटेशन है, तो उस क्वांटिटी का जो डायरेक्शन होता है, उस फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस आता है। तो एक्सिस ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट फैन के ब्लेड्स घूम रहे हैं,
या तो अपवर्ड डायरेक्शन आ सकती है या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन आ सकती है। तो एंगुलर वेलोसिटी इज एन एक्सियल वेक्टर। तो एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज द, ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये रॉड जिससे पंखे को हमने हैंग कर रखा है, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द एक्सिस, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऐसा कोई भी वेक्टर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के अलोंग जिसका जो है डायरेक्शन आ जाए, किसी भी वेक्टर का, किसी भी क्वांटिटी का रोटेटरी मोशन में, अगर इस लाइन के अलोंग जो है वो डायरेक्शन आ जाए, तो ऐसे को हम क्या, ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, एक्सियल वेक्टर। तो एक्सियल वेक्टर की एग्जांपल क्या बन गई, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम सिंबल यूज करते हैं ओमेगा। नहीं अभी पता तो इसको लिख लो, अभी हमने डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन करना है चैप्टर, उसमें आपको ये समझ में आएगा एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे एंगुलर वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी से रिलेट करते हैं, वो सारा कुछ आगे आएगा, धीरे धीरे आएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी, इसी तरीके से रोटेटरी मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन भी होती है। एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं, इट इज अल्फा। अल्फा के ऊपर वेक्टर का निशान बना लो, ठीक है। तो ये सिंबल्स दिए हुए हैं, ओमेगा सिंबल एंड अल्फा सिंबल। तो सिंपल सी बात है, पोलर जो डायरेक्शन ऑफ, ऐसा वेक्टर जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के अलोंग आ जाए वो पोलर, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग ना आए बल्कि उसकी एक्सिस के अलोंग आ जाए, ऐसे वेक्टर को हम क्या बोल देंगे, एक्सियल वेक्टर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, ये तो दो बेसिक टाइप ऑफ वेक्टर्स हैं, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग आ जाए डायरेक्शन, किसी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के अलोंग आ जाए तो वो क्या होगा, एक्सियल, और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के अलोंग आ जाए तो वो क्या होगा, पोलर। उसकी एग्जांपल्स हमने कर ली, और ये भी हमने समझ लिया ट्रांसलेटरी मोशन में आपके सारे के सारे वेक्टर जो ट्रांसलेटरी मोशन से डील करते हैं वो पोलर होते हैं, जो रोटेटरी मोशन के साथ डील करते हैं वो वेक्टर्स क्या होते हैं, आपके एक्सियल वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। आगे अब हमने ये तो कैटेगराइज कर लिया वेक्टर्स को दो बेसिक टाइप्स में, पोलर एंड एक्सियल। अब टाइप ऑफ वेक्टर फिर से, अब टाइप ऑफ वेक्टर और भी कई तरीके के वेक्टर्स होते हैं, अब उनके लिए फिर नई हेडिंग बनाते हैं। ये दो तो बेसिक कैटेगरीज थी जो हमने अभी डिस्कस की हैं, आगे फिर हम करेंगे टाइप ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। टाइप ऑफ वेक्टर में सबसे पहले आते हैं आपके पास इक्वल वेक्टर्स। इनकी डेफिनेशंस सिंपल सिंपल सी हैं, इतना कोई खास लिखने वाला नहीं है, समझाना है मैंने सिर्फ। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे कोई भी दो वेक्टर्स जो मैग्नीट्यूड वाइज भी इक्वल हो और जिनका डायरेक्शन भी सेम हो। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे एक ए वेक्टर बनाया, यहाँ पे मैंने बी वेक्टर बनाया, अब क्लियरली दिख रहा है जितना लंबा मैंने ए वेक्टर बनाया है उतना ही लंबा मैंने बी वेक्टर बनाया है। जिस डायरेक्शन में मैंने ए वेक्टर बनाया है उसी डायरेक्शन में मैंने बी वेक्टर बनाया है, यानी इक्वल वेक्टर क्या हुए, एनी टू वेक्टर्स, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, मान लो मैं यहाँ पे सी बना दूं, एक मैंने सी वेक्टर बना लिया तो ये तीनों इक्वल हो गए। तो एनी टू और मोर देन टू वेक्टर, तो जनरल स्टेटमेंट जब हम लिखते हैं तो टू वेक्टर्स लिख देते हैं। एनी टू वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट्स इन सेम डायरेक्शन एंड पॉइंट्स इन सेम डायरेक्शन, दे आर सेड टू बी इक्वल, ठीक। तो इक्वल वेक्टर्स हो गए। दूसरा है नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स, अब नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, नेगेटिव वेक्टर क्या चीज है, अगर मान लो मैं एक वेक्टर ए ऐसे बनाती हूं और बी वेक्टर मैंने इस डायरेक्शन में बनाया, दोनों की वैल्यू यानी दोनों का मैग्नीट्यूड, अब देखो ए वेक्टर मान लो मैंने 4 मीटर का बनाया ड्यू ईस्ट, बी वेक्टर भी मैंने 4 मीटर का बनाया लेकिन मैंने किस तरफ बना दिया, ड्यू वेस्ट बना दिया। तो नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे कोई भी दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड, डेफिनेशन लिख लोगे ना खुद, जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, ठीक है, बट उनकी डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो। तो ऐसे कोई भी दो वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर्स। अगर सिंपल वर्ड में बोलें तो इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। इक्वल वेक्टर्स आर बेसिकली पैरेलल, कि कोई भी दो वेक्टर जो पैरेलल हो, सेम डायरेक्शन में हो, वो इक्वल होंगे। और नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब कोई भी दो वेक्टर जिनका डायरेक्शन जो हो वो डिफरेंट हो। तो इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स एंड नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, ठीक है। बट एक कंडीशन है कि इक्वल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी जो है वो इक्वल होना चाहिए, नेगेटिव वेक्टर्स में भी दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट हो। अच्छा, एक बात और इसमें नोट करने वाली है,
जितने भी आपके पास इक्वल वेक्टर्स होते हैं उनके बीच में एंगल, अब देखो ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो एंगल होगा, एंगल थीटा, दैट इज 0 डिग्री। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अभी हमने आगे और सीखना है, नहीं पता लगेगा तो आगे अगले लेक्चर में ये चीज आएगी, एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो अगर कोई सारे के सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हो, सिंपल सी बात है, इन तीनों वेक्टर्स को कंबाइन करके एक ही लाइन पे बना दो, इन तीनों वेक्टर ए बी सी को कंबाइन करके एक ही लाइन पे बना दो, तो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे, इनके बीच में कोई एंगल ही नहीं बनेगा। जैसे इस ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर मैं मिलाऊं और सी वेक्टर को भी साथ में मिलाऊं, तो ये मैंने इसी लाइन के ऊपर मान लो ए भी बना दिया और इसी पे मैंने बी भी बना दिया, इसी पे मैंने सी भी बना दिया, तो कोई दो आर्क्स तो बनी नहीं, तो बीच में कोई एंगल है ही नहीं, तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। इस केस में एंगल, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को एक ही साथ बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगी? ए वेक्टर ये रहा 4 मीटर लेंथ का, मैंने यहां बना दिया ईस्ट डायरेक्शन में, और बी वेक्टर मैंने इस तरफ बना दिया, दिस इज माय बी वेक्टर 4 मीटर लेंथ का इस वेस्ट डायरेक्शन में। ये ज्वाइनिंग पॉइंट है, जैसे मैंने आपको समझाया था, दिस इज नोन एज टेल, इसको टेल बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। जब भी हमें कोई दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना हो तो हमें क्या करना होता है? टेल को टेल के साथ मिलाना है और या फिर हेड को हेड के साथ मिलाना है। जब भी हम कोई दो वेक्टर के बीच में एंगल ढूंढना चाहेंगे तो या तो टेल से टेल मिला या हेड से हेड मिला, ये रूल है। ऐसा नहीं कि हेड के साथ टेल मिल रहा हो और आप एंगल बता पाए, दैट इज रॉन्ग। जैसे अगर कभी भी आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल पता करना हो, उन वेक्टर्स को आप उठाओ, जैसे मैंने बी वेक्टर उठाया, मैंने यहाँ बनाया, ए वेक्टर उठाया, मैंने यहाँ बनाया। अब मैंने क्या किया? इन दोनों को टेल से टेल, दोनों की टेल और टेल्स को कंसाइड कर दिया, यानी ए की टेल से बी की टेल को कंसाइड कर दिया, तो टेल से टेल मिला दी हमने, या हेड से हेड मिला लो, वो भी ठीक है। तो जब आपने टेल से टेल मिलाई तो इन दोनों के बीच में ये एंगल बन गया, और ये एंगल कितना है? क्लियरली नजर आ रहा है, इट इज 180 डिग्री। इसका मतलब कोई भी दो वेक्टर जो नेगेटिव हो यानी एंटी पैरेलल हो, उनके बीच में एंगल 180 डिग्री होगा, और अगर कोई भी दो वेक्टर्स इक्वल यानी पैरेलल हैं तो उनके बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री। हमेशा जब भी वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो हेड से हेड कंसाइड कराओ या टेल से टेल कोइंसाइड कराओ, ऐसा नहीं हेड टेल मिला दो तो एंगल आ जाएगा। खैर ये हमने अभी और आगे जाके डिस्कस करना है, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स, तो चिंता नहीं करनी, अभी आगे फिर से ये टॉपिक डिटेल में आएगा, ठीक है। तो ये तो दो टाइप के बेसिक हो गए आपके पास, इक्वल वेक्टर्स क्या हैं, नेगेटिव वेक्टर्स क्या हैं। अब अगली टाइप पे चलते हैं, विच इज द थर्ड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे चले जल्दी से, ठीक है। थर्ड पॉइंट है दैट इज कोलिनियर वेक्टर्स। थर्ड पॉइंट है हमारा कोलिनियर। थर्ड पॉइंट है कोलिनियर वेक्टर्स। अब कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? देखो कोलिनियर वेक्टर, डस्टर गिर गया, पहले उठा लें। देखो कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? कोई भी दो वेक्टर ऐसे जो चाहे इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो मैग्नीट्यूड वाइज, या सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हो या ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हो, चाहे पैरेलल हो यानी चाहे एंटी पैरेलल हो, उनको कोलिनियर कहते हैं। कंफ्यूज हो गए? लिख देते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, यानी एनी कोलिनियर। कोलिनियर सिंपल भाषा में बोलो, कोलिनियर एक लाइन, कोई भी दो वेक्टर जो एक ही लाइन में पॉइंट कर रहे हो उनको हम कोलिनियर कहते हैं। एक लाइन में पॉइंट करने का मतलब जरूरी थोड़ा ही है कि वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हो, एक लाइन में पड़े होने चाहिए। एक लाइन में अगर कोई भी दो वेक्टर पड़े हैं, चाहे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं चाहे सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, ये ऑपोजिट डायरेक्शन, ये भी ऑपोजिट होगी, ये भी ऑपोजिट होगी, या सेम डायरेक्शन यानी ऐसे। तो अगर कोई भी दो वेक्टर्स ऐसे हैं जो एक ही लाइन में पड़े हुए हैं, एक लाइन में उनको रख दिया, उनको कोलिनियर बोल देंगे। थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड करके लिखें तो बोलेंगे एनी टू वेक्टर्स आइदर, या तो आइदर इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अनइक्वल। जो चाहे तो वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, कोई भी दो वेक्टर चाहे तो वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हों चाहे अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हों, विच आइदर एक्ट अलोंग द, विच आइदर एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन, या तो सेम डायरेक्शन में हो और ऑपोजिट डायरेक्शन
या तो सेम डायरेक्शन में पॉइंट करें, कोई भी दो वेक्टर ऐसे या तो इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, चाहे सेम लाइन या सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हो चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हो, आर कॉल्ड एज कोलिनियर। बस पूरी होगी, सिंपल सी डेफिनेशन। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड करके भी बुक्स में लिखी होती है, थोड़ी और लंबी चौड़ी करके भी लिखी हो सकती है। सिंपल सा समझें तो चार सिचुएशंस आपको मैं समझाती हूँ, चार डायग्राम्स, इससे पता लग जाएगा। कोई भी दो वेक्टर, जैसे मान लो मैंने ये ए वेक्टर बनाया और ये बी वेक्टर बनाया, ठीक है। अब ये वेक्टर पैरेलल भी हो सकते हैं। सेम लाइन का मतलब ये नहीं है, सेम लाइन के दो मतलब है यहाँ पे, या तो ऐसे पढ़े हो या ये पढ़े हो। सेम लाइन से आप मतलब ये समझ लोगे, ये चीज, ये भी सेम लाइन, यानी या तो सेम लाइन में पढ़े हो चाहे पैरेलल हो। अब ये पैरेलल है ना, ये दोनों ए एंड बी, इक्वल अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड, अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड है ये दोनों वेक्टर, बट एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन और पैरेलल है, या फिर सेम डायरेक्शन में पैरेलल एक ही लाइन में रख दें, तो ये दोनों ही आपके कोलिनियर हैं। इनको हम कोलिनियर वेक्टर्स ही बोलेंगे, लेकिन इनको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल, इनको हम बोलेंगे पैरेलल कोलिनियर वेक्टर्स। दे आर द पैरेलल कोलिनियर वेक्टर, क्योंकि कोलिनियर में आपके मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं। मैंने अनइक्वल बना दिए, यानी पहले केस में मैंने मान लो अनइक्वल बना दिए, दूसरे केस में मान लो मैंने इक्वल बना दिए, तो ये दोनों ही कोलिनियर हो गए, इक्वल या अनइक्वल, विच आइदर एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन, चाहे तो वो सेम डायरेक्शन में हो चाहे वो ऑपोजिट हो। तो सेम डायरेक्शन में तो हमने बना दिए, चाहे वो पैरेलल हो चाहे वो एक ही लाइन में हो तो भी वो कोलिनियर, पैरेलल हो या एक ही लाइन में हो, इक्वल मैग्नीट्यूड के हो चाहे अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हो, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर ही बोलेंगे। तो ये भी दोनों ही आपके पैरेलल कोलिनियर वेक्टर। दूसरे डायग्राम में मान लो मैं ए वेक्टर ऐसे बना दूं, बी वेक्टर मैंने ऐसे बना दिया, पैरेलल हैं, अनइक्वल मैग्नीट्यूड हैं, ठीक है, पैरेलल की जगह ये एंटी पैरेलल हो गए अब। या फिर मैं ऐसे बना दूं, ये मैंने ए वेक्टर ये बनाया और बी वेक्टर मैंने इस तरफ ऐसे बना दिया। तो अब इस सिचुएशन में, इस केस में आपके अनइक्वल वेक्टर्स हैं, इस केस में मान लो मैंने ये दोनों वेक्टर्स इक्वल बना दिए, इस केस में मैंने एक ही लाइन में बनाए, इस केस में मैंने ऊपर नीचे करके बना दिए, ठीक है। तो ये दोनों की डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं, यानी ऐसे वेक्टर्स क्या हो गए, एंटी, ये क्या बन गए, एंटी पैरेलल कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर का मतलब एक लाइन में हो, एक लाइन में ऊपर नीचे भी हो सकते हैं और एक लाइन में वो सेम लाइन के अंदर भी हो सकते हैं। जनरली हम लोग यही समझते हैं कि कोलिनियर यही है कि दीज आर कोलिनियर विच आर इन द सेम लाइन, विच आर इन द सेम लाइन, चाहे वो पैरेलल हो चाहे वो एंटी पैरेलल हो, बट ये भी कोलिनियर ही हैं, ठीक है, ये भी आपके कोलिनियर ही हैं, ठीक है, बिकॉज हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, वी कैन शिफ्ट द वेक्टर। इस बी वेक्टर को उठा के मैं यहाँ बना सकती हूँ, यानी ये फिगर ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट है, इस वेक्टर को बी को उठा के मैं यहाँ पे भी बना सकती हूँ। देयर इज अ टॉपिक ऑफ शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर्स, आप पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हो वेक्टर्स की। ऐसे ही इस वेक्टर को उठा के आप यहाँ बना दो तो ये चीज बन जाएगी। तो दिस इज बेसिकली द पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। इस डायग्राम में हमने बी वेक्टर को बस उठाया, ऊपर जाके कहीं बना दिया। इस वेक्टर में, इस डायग्राम में बी वेक्टर को उठाया, मैंने यहाँ उठा के बना दिया। तो इस डायग्राम से इस डायग्राम के आने का मतलब क्या है, वी आर जस्ट डूइंग द पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर, जो हमने करना है अपना अगला टॉपिक अगले लेक्चर के अंदर ये आएगा, तब भी फिर से डिटेल में समझ में आ जाएगा कि आप वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट कैसे कर सकते हो, ठीक है। एक टाइप और कर लेते हैं, कोलिनियर के बाद आते हैं आपके पास कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर्स। एक पॉइंट और बताती हूँ, कोलिनियर के बाद हमने करना है कोप्लेनर, कोप्लेनर, को इनिशियल, ऐसे बहुत सारे टाइप के वेक्टर्स आते हैं, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, और भी अभी टाइप्स करनी है, ठीक है। तो कोलिनियर के बाद हम अगली कैटेगरी कर लेते हैं, दैट इज कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर्स। देखो कोप्लेनर वेक्टर्स कैसे होते हैं, कोई भी ऐसे दो वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करें, नाम से ही पता लग रहा है, प्लेनर मींस प्लेन, तो यानी एनी टू वेक्टर्स या एनी टू वेक्टर्स और मोर देन टू वेक्टर्स विच लाई इन सेम प्लेन, जो एक ही प्लेन में लाई कर जाएं, वो आपके कौन से वेक्टर्स होंगे, कोप्लेनर वेक्टर होंगे। अच्छा, अब समझते हैं कैसे। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई दो वेक्टर हैं, ठीक है, ये दो स्केच मेरे दो वेक्टर समझ लो आप। एक वेक्टर मैंने ये इस डायरेक्शन में रखा, एक वेक्टर मैंने इस डायरेक्शन में रखा, ये दो वेक्टर हैं।
अब ये दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये कैसे देखेंगे? देखो ये एक प्लेन कौन सा है, दिस, ये प्लेन, ये बन गया ना प्लेन। अब अगर मैं इस एक्सिस को, इस डायरेक्शन को मैं जेड एक्सिस बोल दूं, इस डायरेक्शन को या इस डायरेक्शन को मैं एक्स एक्सिस बोल दूं, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई जेड एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस। 3 एक्सिस होती है स्पेस में। इस डायरेक्शन को मैंने x माना है, इस डायरेक्शन को मैंने बाहर निकलती डायरेक्शन मैंने z मानी, इस डायरेक्शन को मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। तो अगर ये दो वेक्टर्स को देखो आप, इस कॉपी को आप प्लेन समझ लो, इन दो वेक्टर्स को आप इस प्लेन के ऊपर ऐसे चिपका सकते हो ना। इन दोनों वेक्टर को अगर आप इस प्लेन के ऊपर चिपकाओगे तो ये कौन से प्लेन के वेक्टर हो गए दोनों? ये कौन सी एक्सिस, z, इस कॉपी को ऐसे चूज किया आपने, ये कौन सी एक्सिस है, z, और ये कौन सी एक्सिस, y। यानी ये दोनों वेक्टर आपके किस प्लेन में लाई कर गए, yz प्लेन में। ये दोनों वेक्टर किस प्लेन में लाई कर गए, yz प्लेन में। अगर इन दोनों वेक्टर्स को उठा के ऐसे कर लो, मान लो ये ऐसे, मान लो मैंने ऐसे कर दिया, ठीक, ऐसे रख दिया, तो ऐसे ये वाली कौन सी डायरेक्शन, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, दिस इज द एक्स एक्सिस ना, ये वाली डायरेक्शन -x मान लो, ये वाली +x मान लो, ठीक है। तो ये आपकी एक्स एक्सिस, यानी ये वेक्टर एक्स एक्सिस में चल रहा है, और ये वाला वेक्टर किस प्लेन में, ये y की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कॉपी को अटैच करो ऐसे, तो यानी ये आपका कौन सा प्लेन बन गया, एक्स वाई प्लेन। यानी आपके ये दो वेक्टर्स आप उठाओ, इस कॉपी के ऊपर चिपका सकते हो, चाहे कॉपी को ऐसे करना पड़े, चाहे कॉपी को ऐसे करना पड़े, चाहे कॉपी को ऐसे करना पड़े, कोई भी दो वेक्टर आप उठाओगे उसके साथ आप एक कॉपी चिपका सकते हो, यानी उस कॉपी के ऊपर उनको आप ड्रॉ कर सकते हो। यानी कोई भी दो वेक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा ही क्या होते हैं, कोप्लेनर होते ही हैं। यानी ये हमारे पास एक पॉइंट बन गया कि आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स हों, दो वेक्टर हों तो दे विल ऑलवेज बी कोप्लेनर। 3 कोप्लेनर होंगे कि नहीं होंगे वो चेक करना पड़ेगा। तो एनी 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, एनी 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। लेकिन कोई 3 वेक्टर कोप्लेनर है कि नहीं है वो चेक करना पड़ेगा। कैसे? मान लो मैं एक वेक्टर जो है ये उठाया मैंने पेन, इसको मैंने एक्स एक्सिस में डाल दिया, ये वाले पेन को मैंने डाल दिया वाई एक्सिस में, मेरे सारे वेक्टर हैं, और ये वाले पेन को मैंने डाल दिया जेड एक्सिस में। अब क्या एक ही कॉपी इसके साथ, इस डायग्राम के साथ आप चिपका सकते हो, एक ही कॉपी यूज कर सकते हो क्या इस डायग्राम के साथ, जिसमें तीनों के तीनों वेक्टर्स समा जाए, या जिसमें तीनों के तीनों वेक्टर्स आ जाए? नहीं। या तो ये दोनों वेक्टर एक प्लेन में आएंगे, ऐसे कॉपी ऐसे रखोगे तो एक प्लेन बन गया, कौन सा प्लेन, ये एक्सिस जेड और ये एक्सिस वाई, वाई जेड प्लेन। या फिर ये उठाओगे, ये दोनों किस प्लेन में चले गए, ये दोनों, ये y और ये x, यानी एक्स वाई प्लेन। या इन दोनों को उठाओ, ये कौन सा प्लेन, ये x है और बाकी तरफ z, यानी एक्स जेड प्लेन। यानी ये दोनों वेक्टर एक्स जेड प्लेन में आ रहे हैं, ये दोनों वेक्टर एक्स वाई प्लेन में आ रहे हैं, और ये दोनों वेक्टर्स मेरे कौन से प्लेन में आ रहे हैं, वाई जेड प्लेन में। यानी इनमें से मैं कोई दो उठा रही हूं तो वो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, यानी वो कोप्लेनर है। लेकिन ये तीनों के तीनों कोप्लेनर नहीं है। समझ में आई बात? तो कोप्लेनर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो क्या हो, एक ही प्लेन में हो। दो वेक्टर्स तो हमेशा ही कोप्लेनर होंगे, लेकिन 3 कोप्लेनर होंगे कि नहीं होंगे वो क्या करना पड़ेगा हमें, चेक। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पे, को इनिशियल। अगली टाइप ऑफ वेक्टर्स है, इट इज को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स। अब को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं? इनिशियल मतलब कॉमन, जिन वेक्टर्स का एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट हो, ऐसे वेक्टर्स को हम को इनिशियल कह देंगे। जैसे मान लो ये मैंने एक पॉइंट चूज किया O, एक वेक्टर मैंने A बनाया इस डायरेक्शन में, O पॉइंट से स्टार्ट करता हुआ। एक वेक्टर मैंने ये बनाया B, इसी O पॉइंट से स्टार्ट करता हुआ। एक वेक्टर मैंने ये बनाया C, एक वेक्टर मैंने ये बनाया D। यानी ये सारे के सारे वेक्टर A B C D, इन सारे के सारे वेक्टर्स का जो टेल वाला पॉइंट है वो क्या है, कॉमन है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोल देंगे, को इनिशियल। तो को इनिशियल वेक्टर्स आर दूस वेक्टर्स विच हैव द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, या कॉमन टेल। तो ऐसे वेक्टर्स विच हैव द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, या फिर क्या कहें, टेल, जिनका टेल क्या हो, कॉमन हो, ऐसे वेक्टर्स को हम को इनिशियल बोल देंगे। इनको कॉन्करेंट वेक्टर्स भी कह देते हैं। कई बुक्स में इनका को इनिशियल की जगह कॉन्करेंट वर्ड यूज किया हो सकता है, दैट इज कॉन्करेंट वेक्टर। तो को इनिशियल को हम कॉन्करेंट वेक्टर्स भी कहते हैं। ऐसे वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हो, ऐसे भी बोल सकते हो। ऐसे वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हो उनको हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल या फिर कॉन्करेंट वेक्टर्स। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे यूनिट वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर क्या होता है, ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है। फिर हमारा टाइप ऑफ वेक्टर्स कंप्लीट हो जाएगा।
फिर हम मूव करेंगे टू द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच। तब तक पढ़ाई करते रहें, वेक्टर्स के चैप्टर को बुक्स में से रीड करना साथ साथ शुरू कर दें। अदरवाइज वीडियो को भी आराम से 2 बार देख लोगे तो वैसे सारा कुछ याद हो जाएगा, क्योंकि आज का जो काम हमने किया इट इज नॉट टफ वर्क, बहुत ईजी है, आराम से समझ आने वाला काम है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।